नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 19 है और इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हमारा जो टारगेट है 30 अप्रैल तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं और 1 मई से 10 मई तक आपको एग्ज़ाम के तरह प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिनमें 150 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जो भी मैं इस समय प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इन्हें अगर आप कर लोगे अच्छे से तो ही उन सेट को करने का फ़ायदा होगा। और ये जो सेट हैं 30 अप्रैल तक ये जो सेट हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सड़क सुरक्षा से तात्पर्य है। तो सड़क सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, सड़क पर यातायात दुर्घटना से सुरक्षा करना, ये इसका राइट आंसर है, ना कि सड़क की सुरक्षा करना। सड़क पर तेज वाहन न चलाना, ये भी कोई चीज़ नहीं है और उपयुक्त सभी भी ये गलत हो जाएगा। यानी सड़क सुरक्षा तभी कही जाएगी जब सड़क पर यातायात दुर्घटना से सुरक्षा करना होगा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम। सड़क सुरक्षा से जो तात्पर्य है वो सड़क पर यातायात दुर्घटना से सुरक्षा करना होता है। इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में लोगों को चोट लगने और उससे होने वाली मृत्यु को कम करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सड़क दुर्घटना के कारण हैं। तो सड़क दुर्घटना के क्या कारण होते हैं? ट्रैफिक लाइट का पालन न करना, तो ये भी एक सड़क दुर्घटना का कारण है। शराब पीकर वाहन चलाना, ये भी सड़क दुर्घटना का एक कारण है। मोबाइल फ़ोन प्रयोग करना, ये भी सड़क दुर्घटना का एक कारण है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों में ट्रैफिक लाइट का पालन न करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल फ़ोन प्रयोग करना जैसे सभी पहलू शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सड़क दुर्घटना से संबंधित गोल्डन आवर से तात्पर्य क्या है? यानी गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दुर्घटना के बाद 1 घंटे तक का समय। यानी जब किसी की दुर्घटना होती है तो उसके 1 घंटे तक का समय गोल्डन आवर कहलाता है। किसी भी सड़क दुर्घटना के पश्चात का 1 घंटा जिसमें पीड़ित को अस्पताल पहुंचाकर आपातकालीन चिकित्सा के द्वारा उसकी जान बचाई जा सकती है, इस 1 घंटे के समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। इस दौरान इलाज शुरू होने से जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है, अगर किसी की दुर्घटना होती है, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, आपातकालीन सेवाएं मिल जाती हैं, तो उसके जो चांस हैं वो बचने के ज़्यादा होंगे। तो इसी वजह से जो दुर्घटना के पश्चात का 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, गुड समैरिटन से तात्पर्य है। यानी गुड समैरिटन से क्या तात्पर्य है? तो यह है दुर्घटना के पश्चात तुरंत मदद करने वाला व्यक्ति। जो दुर्घटना के पश्चात तुरंत मदद करने वाला व्यक्ति होता है उसे गुड समैरिटन कहते हैं। देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार गुड समैरिटन वह व्यक्ति होता है जो दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सीय या गैर चिकित्सीय मदद देता है। यानी वो किसी भी तरीके से मदद कर सकता है जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है, और यह मदद सद्भावनापूर्वक, स्वैच्छिक और किसी पुरस्कार की अपेक्षा के बिना होनी चाहिए। यानी ये जो मदद है ये किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए, ये स्वेच्छा से उसके अंदर से वो इच्छा है कि वो मदद करे और उसे कुछ इससे बेनिफिट होगा, ये इच्छा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति को हम गुड समैरिटन कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्वेश्चन में बन जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना लगाने का प्रावधान है? देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। ये समय समय पर आते रहते हैं। इससे पहले जो आया था वो 1988 में आया था। तो कितने रुपए का चालान है अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो? 1000 रुपये का चालान पड़ेगा आप पर। देखिए, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले 100 रुपये लगता था। जैसे 1988 के अधिनियम के तहत, मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है
2019 से पहले, तो आप पर 100 रुपये का जुर्माना लगता था। पर 2019 में नियम आया, यानी मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में आया, और उसके तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है गाड़ी चलाते समय, या गाड़ी में अगर आप आगे बैठे हो तो भी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो भी 1000 रुपये का चालान आप पे पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, दो पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो 1000 रुपये। देखिए, दो पहिया सवारी वाहन में वो आ जाती हैं जिनमें दो पहिए होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल ही मोस्टली होती हैं। अगर वो 2 सवारियों के लिए बनाई जाती है, अगर 2 सवारियों से ज़्यादा उन पर सवारी सवार करते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दो पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी पाए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 2 या अधिक सवारी होने पर 100 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान था, जिसे वर्ष 2019 में बढ़ा दिया गया। यानी जितने भी जुर्माने हैं सब 2019 में बढ़ाए गए हैं, जो 2019 में अधिनियम आया था उसके तहत। क्वेश्चन नंबर 7, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। देखिए, नाबालिग का मतलब वो है जिसकी एज 18 वर्ष से कम है और वो गाड़ी चला रहा है, तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बहुत मोटा जुर्माना है ये। अगर नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार 25,000 रुपये तक का चालान करने का प्रावधान है, यानी वो 25,000 का चालान आपका कर सकते हैं अगर कोई नाबालिग जो है गाड़ी चलाता है तो। क्वेश्चन नंबर 8, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1982 में कितने रुपए के जुर्माना का प्रावधान था। दोस्तों, ये 1982 नहीं है, 1988 में प्रावधान आया था। ये मैंने इससे पहले बताया था क्या, जो 2019 में प्रावधान आया था उससे पहले 1988 में प्रावधान आया था। तो नाबालिग द्वारा, यानी इसका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा 0 रुपये। यानी 1988 में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो 1 रुपये का भी जुर्माना नहीं लगता था उस पर, लेकिन 2019 के अधिनियम के तहत 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं था, जबकि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 25,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जो भी जुर्माने बढ़े हैं 1988 से और 2019 में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि जो मैं पोर्शन अब आपको करा रहा हूँ यहाँ से आपका 25 नंबर के पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। इन्हें आसानी से आप कर सकते हो, अगर मन लगाकर आप ये क्लास को भी देख लोगे ना तो भी आप इन क्वेश्चन को कर जाओगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के ही ये क्वेश्चन है, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करनी है इन क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर किसे दोषी माना जाएगा। तो ये किसे दोषी माना जाएगा, वाहन मालिक को और अभिभावक को, या उपयुक्त दोनों को, उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो दोस्तों वाहन मालिक को भी माना जाएगा, अभिभावक को भी माना जाएगा, तो उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका रीज़न यह है, वाहन मालिक को इस वजह से माना जाएगा कि उसका वाहन चला रहा तो उसे रोकना चाहिए, और बच्चे के अभिभावक को इस वजह से माना जाएगा कि बच्चे के अभिभावकों का ये दायित्व है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्या वो रोड पर ऐसे गाड़ी लेकर ना उतरें अगर उनकी एज 18 वर्ष से कम है, तो दोनों को दोषी माना जाएगा। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर वाहन मालिक तथा अभिभावक दोनों को दोषी माना जाएगा, तथा वाहन का पंजीकरण रद्द कर देने का प्रावधान किया गया है, यानी जो वाहन का पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो भी रद्द किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर उसे कितने वर्ष की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो 25 वर्ष की उम्र तक। देखिए, अगर कोई नाबालिग व्यक्ति है और वो गाड़ी चला रहा है रोड पर, और वो पाया जाता है कि उसकी एज 18 वर्ष से कम है, तो दोस्तों वो लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता जब तक वो 25 वर्ष का नहीं हो जाएगा। ये 2019 अधिनियम के तहत ये चीज़ की गई है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 25 वर्ष की उम्र होने तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित रखा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, देखिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर कितने रुपए का चालान किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बाइक चला रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत आप पर 1,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। और यही 1988 के अधिनियम के तहत 100 रुपये का जुर्माना लगता था, पर वर्तमान समय में 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं, देखिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का चालान करने का प्रावधान है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। हेलमेट ना पहनना और सीट बेल्ट ना लगाना दोनों पर सेम प्रावधान है, सेम चार्जेस हैं, तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों। यानी 1988 में अधिनियम के तहत बात करी जाए तो हेलमेट ना पहनने पर और सीट बेल्ट ना लगाने पर 100 रुपये जाते थे, और 2019 अधिनियम के तहत अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो और हेलमेट नहीं लगाते हो तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माने के अतिरिक्त कितने माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। अगर आप वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो 100 रुपये के जुर्माने के अतिरिक्त, देखिए ये जो 100 रुपये का जुर्माना है ये 1988 के तहत है। अभी 1,000 रुपये जुर्माना यहाँ पे रखा जाएगा क्योंकि 2019 का अधिनियम वो लागू हो चुका है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर जो 100 रुपये से हम 1,000 रुपये कर लेते हैं। 1,000 रुपये जुर्माने के अतिरिक्त कितने माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। तो 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। अगर आप वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हो, 1,000 रुपये का तो जुर्माना आप पर लगेगा ही, उसके साथ में 3 माह तक के लिए आपका जो लाइसेंस है वो भी निलंबित किया जा सकता है। तो मोटर वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 1,000 रुपये जुर्माने के साथ ही 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर जाओगे अगर आप में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है और इस क्लास को एक बार देख लेते हो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13, वाहन चलाते समय इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों बात की जाए तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इमरजेंसी वाहन वो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा फायर ब्रिगेड इमरजेंसी वाहन में आ जाती है और एम्बुलेंस है वो इमरजेंसी वाहन में आ जाते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, आप फायर ब्रिगेड को एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हो तो उसके तहत भी आप पर 10,000 रुपये का चालान लगाया जा सकता है। देखिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ऐसी अवेयरनेस होनी भी चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हो, भविष्य में भी आपके पास गाड़ी होगी और आप गाड़ी चलाते हो तो जो ऐसी अवेयरनेस है वो होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस सेट वो प्रैक्टिस सेट चलेंगे, आपके 5 प्रैक्टिस सेट होंगे जिनमें 250 क्वेश्चन कराए जाएंगे कि हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए, किसी का एग्ज़ाम हो या ना हो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन है और हमें अवेयरनेस होगी तो हम जुर्माने से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए आप बिना डीएल के गाड़ी चला रहे हो तो आप पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों। तो भाई वो लगाया जा सकता है 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है बिना डीएल के। मतलब कानूनी तौर पर अगर वो आपका चालान करने आएंगे और आपके पास डीएल नहीं है तो आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे 2019 अधिनियम के तहत। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। दोस्तों जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 आया था इसके बाद में कोई अधिनियम नहीं आया है और इस अधिनियम के तहत जो जुर्माने में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है 1988 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर क्या होगा। जैसे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द हो गया और उसके बावजूद भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो उसके बाद क्या होगा भाई 10,000 रुपये का जो है जुर्माना लगेगा।
यानी आपका डीएल रद्द हो चुका है, आप फिर भी गाड़ी चला रहे हो, फिर आप पकड़े जाते हो चेक इन में, तो 10,000 रुपये का जुर्माना और लगेगा आप पर। और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर आप बिना डीएल के गाड़ी चला रहे हो तो 5,000 का जुर्माना लगेगा, और आपके पास डीएल था बट वो रद्द कर दिया गया है और फिर आप वाहन चला रहे हो तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शराब पीकर वाहन चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? भाई 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा, और इस अधिनियम से पूर्व शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। यानी जो 1988 का अधिनियम था उसके तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, पर 2019 के तहत जो है 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत वाहन ओवर स्पीड चलने पर जुर्माना कितना लगेगा? 2,000 रुपये। अगर आप वाहन ओवर स्पीड करते हो, गाड़ी जो है वो लिमिट से ज़्यादा चलाते हो, गाड़ी तेज़ चलाते हो, जो लिमिट रोड पे दे रखी है उससे तेज़ गाड़ी चलाते हो, तो 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और बात की जाए इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत ओवर स्पीड वाहन चलाने पर 2,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले 400 रुपये होता था मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना है। अगर आप खतरनाक ड्राइविंग का मतलब वो है कि आप रोड पे चल रहे हो और कट मारते हुए चल रहे हो, तो वो खतरनाक ड्राइविंग के तहत आ जाती है, तो उसके तहत आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वर्तमान में खतरनाक ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के पूर्व खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। दोस्तों, जो 1988 के तहत प्रावधान थे, उन प्रावधानों को भी अगर आप याद कर लोगे तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पर मैं ये कहता हूँ, अगर 1988 के तहत आप याद ना कर पाओ ना, तो पहले आप जो है 2019 वाले अधिनियम के तहत जो जुर्माने हैं उन्हें ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि नए वाले पूछे ही जाएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है भाई अगर वो पूछ ले 1988 के तहत कितना लगता था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। क्या उन्होंने पूछ लिया भाई खतरनाक ड्राइविंग करने पर 2019 अधिनियम के तहत 5,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया जाता है। अब ये बता दीजिए कि 1988 के तहत 1988 अधिनियम के तहत खतरनाक ड्राइविंग करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता था। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, अगर हमें पता है तो बता देंगे भाई 1,000 रुपये का जुर्माना लगता था 1988 अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 19, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर वर्तमान में कितना जुर्माना लगाया जाएगा? ड्राइविंग करते समय गाड़ी में फ़ोन पे बात कर रहे हो, बाइक पे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो आप पर जुर्माना 5,000 रुपये का लगेगा। देखिए, ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात करने पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 5,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 20, बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? आप बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाते हो तो कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? 2,000 रुपये का जुर्माना। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, की बात करते हैं। ब्राज़ीलिया घोषणा का संबंध है। जो ब्राज़ीलिया घोषणा है उसका जो है क्या संबंध है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की तरफ हम चले जाते हैं कभी कभी ब्राज़ीलिया घोषणा जैसे दे रखा है तो आप दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर जाओगे, बट आप लगातार प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए होगे तो हम जा सकते हैं यार, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने से तो नहीं है। तो दोस्तों, इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित चीज़ें चल रहा है, तो ब्राज़ीलिया घोषणा इस वजह से पूछी गई है, तो ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने से इसका संबंध नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को जो बढ़ावा देने से संबंधित चीज़ें थी वो कुछ योजनाएं थी जो मैंने आपको पढ़ा रखी थी। क्वेश्चन नंबर 22,
ब्राज़ीलीय सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता भारत कब बना? यानी भारत ने कब साइन किए थे ब्राज़ीलीय सड़क सुरक्षा पर? तो ये किए थे 2015 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्राज़ीलीय सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता भारत वर्ष 2015 में बना। उल्लेखनीय है कि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 18 से 19 नवंबर 2015 को दूसरा उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका सह प्रायोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का वो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 23, मोटर वाहन को किस सूची के तहत शामिल किया गया है? जो मोटर वाहन है उसे किस सूची के तहत शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची के तहत। आपको पता होगा समवर्ती सूची में जो नियम है वो राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, और अगर दोनों के नियम एक से बन जाते हैं तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य होगा, राज्य सरकार का रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, मोटर वाहन समवर्ती सूची में शामिल है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकारों पर इसे लागू करने का कोई दबाव नहीं है, किंतु अगर वे इसे लागू करते हैं तो केंद्र सरकार सहयोग करेगी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2015 के ब्राज़ीलीय सड़क सुरक्षा घोषणा के अंतर्गत सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या को 2020 तक कितना करना था? देखिए, 2015 में भारत हस्ताक्षरकर्ता बना था ब्राज़ीलीय सड़क सुरक्षा से संबंधित, और फिर इन्होंने जो भारत सरकार ने ये कोशिश की कि 2020 तक जो भी सड़क हादसों में मौतें होती हैं उनमें कितनी कमी की जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी कमी करने की जो है इनका टारगेट था। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? वर्ष 2015 के ब्राज़ीलीय सड़क सुरक्षा घोषणा के अंतर्गत सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या को 2020 तक आधा करने का लक्ष्य सदस्य देशों द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, देश के महत्वपूर्ण स्थानों तथा राजधानियों को जोड़ते हैं। जो देश के महत्वपूर्ण स्थान हैं और राजधानियों को कौन जोड़ते हैं? क्या जिला सड़कें जोड़ती हैं, राज्य राजमार्ग जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो देश के महत्वपूर्ण स्थान है, पूरे देश की बात चल रही है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, और महत्वपूर्ण स्थान है, राजधानियाँ हैं, जैसे अब यहाँ की राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, इम्पोर्टेंट जगह हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे लखनऊ हो गया, इधर मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, इन सबको जोड़ने के लिए जो है ना तो जिला सड़कें काम आएंगी, ना राज्य राजमार्ग आएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग आएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैले हुए होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है, जैसे राज्यों की राजधानियां, प्रमुख धर्मस्थल, महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व देखरेख का कार्य किया जाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका निर्माण और देखरेख का कार्य कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश में फैले हुए हैं, तो हर जगह की राज्य सरकार तो कवर नहीं कर सकती। तो इस वजह से केंद्र सरकार का टारगेट होता है, केंद्र सरकार का फोकस होता है कि वो राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख व कार्य करे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व मरम्मत संबंधी देखरेख का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों तथा कस्बों को आपस में जोड़ती है। कोई राज्य है, अब ये वो बात पहले चल रही थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, अब बात चल रही है यूपी के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों यूपी के परिप्रेक्ष्य में जिस अपने यूपी की राजधानी लखनऊ है और कुछ ऐसे शहर हैं या कस्बे हैं, उन्हें अगर जोड़ने का काम करेंगी वो जो सड़कें होंगी वो दोस्तों राज्य राजमार्ग होंगी, ना तो शहरी सड़कें होंगी ना ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग तो पता ही है कि देश की राजधानी को देश के महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ती है, और राज्य राजमार्ग जो होती है वो भाई करने का जो जोड़ने का काम करती है, वो देश की राजधानी है, और देश की नहीं प्रदेश की राजधानी है, प्रदेश के इम्पोर्टेंट स्थल हैं उन्हें, और जो उसके इम्पोर्टेंट कस्बे हैं उनको जोड़ने का काम राज्य राजमार्ग का है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार।
ऐसी सड़कें जो किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ती हैं और साथ ही उन्हें राजमार्गों से जोड़ती हैं, उन्हें राज्य राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य राजमार्ग का निर्माण तथा देखभाल का कार्य किया जाता है। तो राज्य राजमार्ग का निर्माण व देखभाल का कार्य कौन करेगा? भाई अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का केंद्र सरकार कर रही है तो राज्य राजमार्ग का राज्य सरकार करेगी। राज्य राजमार्ग का निर्माण तथा इनके देखभाल का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है और ये सड़कें किसी भी राज्य के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ऐसे राजमार्ग जिस पर चलने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण में रखा जाता है उन्हें कहा जाता है। तो एक्सप्रेसवे कहा जाता है। दोस्तों एक्सप्रेसवे जो है बेसिकली इसलिए जोड़े जाते हैं और एक्सप्रेसवे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आने जाने की व्यवस्था है, जो बड़े वाहन हैं उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो ट्रैफिक में ना फंसें, इसलिए एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। और एक्सप्रेसवे के संबंध में ये चीज़ कही गई है, वो ऐसे राजमार्ग होते हैं जिन पर चलने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण में रखा जाता है। आप जहाँ मर्जी वहाँ पर वाहन को एंट्री नहीं दिला सकते, जहाँ मर्जी वाहन नहीं उतार सकते हो एक्सप्रेसवे पर। तो ऐसे राजमार्ग जिस पर चलने वाले वाहनों के प्रवेश तथा निकास को नियंत्रण में रखा जाता है उन्हें एक्सप्रेसवे कहा जाता है। दोस्तों शुरू के जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे उनमें एक्सप्रेसवे से संबंधित ही क्वेश्चन थे, यानी अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होगे। आप अगर अभी जुड़े हो तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार उन प्रैक्टिस सेट को देख लें, क्योंकि इतने बड़े प्रैक्टिस सेट वो हैं नहीं कि आप देख नहीं सकते। अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को देख लोगे तो आगे के लिए जो चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें जो भी अब आ रही हैं अगर उन्हें आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो भाई पिछली जो चीज़ें हैं वो आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, चीज़ें वो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ से ही आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्रेसवे सामान्यतः कितने लेन के होते हैं? जो एक्सप्रेसवे होते हैं वो सामान्यतः कितने लेन के होते हैं? तो 4 से 6 लेन के। दोस्तों कम से कम 4 लेन होनी चाहिए। 6 लेन के भी एक्सप्रेसवे होते हैं, 8 लेन के भी एक्सप्रेसवे होते हैं, पर 4 से 6 लेन तो होनी ही चाहिए। 3 से 4 लेन गलत हो जाएगा, आप खुद समझ जाओगे यार। 2 से 3 लेन कोई एक्सप्रेसवे थोड़ी है, ये तो नॉर्मल जो सड़कें हैं वो है कि कहीं से भी आप सवारी को एंट्री करा सकते हो। 1 से 2 लेन ये भी गलत हो जाएगा, तो 4 से 6 लेन होनी चाहिए एक्सप्रेसवे के लिए। एक्सप्रेसवे सामान्यतः 4 से 6 लेन के होते हैं। इन सड़कों को केवल तीव्र गति से लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के लिए आरक्षित किया जाता है। इन पर चलने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित रखा जाता है। नियंत्रित का मतलब ये है कि इसके लिए जो आम भाषा में कह देते हैं कि गोल चक्कर बनाए जाते हैं, और वो भाई गोल चक्कर भी कुछ डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 5-5 किलोमीटर पे या 8-8 किलोमीटर पे आपको देखने को मिल जाएंगे गोल चक्कर। ठीक ठाक डिस्टेंस होता है उनके बीच में जहाँ पर वो गोल चक्कर बनाए जाते हैं, जहाँ से आप जो एक्सप्रेसवे पर चलते हुए वाहन को उतार सकते हो और जो नीचे वाहन है उसे एक्सप्रेसवे पर चढ़ा सकते हो। और एक्सप्रेसवे बनाया इसलिए ही जाता है ताकि भाई आने जाने में जो है समय कम लगे, क्योंकि कोई भी वाहन कहीं से भी नहीं चढ़ सकता, उसके लिए जो है गोल चक्कर बनाए गए हैं। और एक लिमिटेड ही गोल चक्कर होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जो गंगा एक्सप्रेसवे है, वो गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है, जो मेरठ से और इधर प्रयागराज तक जाता है। तो मैंने बताया था गोल चक्कर को जो है इंटरचेंज भी कह देते हैं। अगर आपको वहाँ देखो एग्ज़ाम में गोल चक्कर देखने को नहीं मिलेगा, वो पूछ सकता है कि भाई जो गंगा एक्सप्रेसवे कितने इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब यह है जहाँ पर वाहन उतर सकते हैं और वाहन चढ़ सकते हैं, उन्हें इंटरचेंज कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछ सकता है जो यमुना एक्सप्रेसवे है कितने इंटरचेंज दे रखे। मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, ये शुरू के जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर चीज़ें अच्छे से पढ़ा रखी हैं दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन चीज़ों को देख लें। अगर अभी दिक्कत हो रही है और दिक्कत नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है देखने की, अगर चीज़ों को अभी आप समझ पा रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसी सड़कें जो किसी जिले के विभिन्न स्थानों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं उन्हें कहती हैं? तो राष्ट्रीय सड़क कहते हैं दोस्तों। 1 मिनट देख लेते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऐसी सड़कें जो किसी जिले के विभिन्न स्थानों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं उन्हें,
दोस्तों राष्ट्रीय सड़क नहीं कहेंगे इसे, ये जो है ऑप्शन गलत दे रखा है। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐसी सड़कें जो किसी जिले के विभिन्न स्थानों को जिला मुख्यालय या राजमार्गों से जोड़ती हैं उन्हें जिला सड़क या जनपद सड़क कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें जनपद सड़क कहा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन सही था, पर हमने जो है उस समय पे चीज़ें इस तरीके से पढ़ ली, जैसे मैंने बी जो है इसे समझ लिया था, जो कि सही दे रखा था। बी ही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जनपद सड़कें जो हैं, जनपद सड़कों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जो जिला है आपका, या फिर जिले का मुख्यालय है। जैसे कुछ जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ जनपद ऐसे हैं उनके जो मुख्यालय हैं वो कहीं और हैं। जैसे संभल ज़िले की बात करूं मैं, तो संभल ज़िले का जो मुख्यालय है वो पमानसा है या बहजोई कह देते हैं। और जी गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो ग्रेटर नोएडा है। तो उन्हें जोड़ने का जो काम करता है जनपद के और मुख्य जगह से, वो जनपद सड़कें होती हैं। तो ऐसी सड़कें जो किसी जिले के विभिन्न स्थानों को जिला मुख्यालय या राजमार्गों से जोड़ती हैं उन्हें जिला सड़क या जनपद सड़क कहा जाता है। तो आपका राइट जो आंसर है वो बी हो जाएगा, जनपद सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, जनपद सड़कें जो है वो बनाई जाती हैं। तो जनपद सड़कों को कौन बनाता है? क्या विधायक बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी या जिला परिषद बनाएगी? तो दोस्तों इन्हें जो है जिला परिषद द्वारा ये जनपद सड़कें बनाई जाती हैं। जनपदीय सड़कों का निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। उल्लेखनीय है कि जिला सड़कें जिला के विभिन्न स्थानों को जिला मुख्यालय या राजमार्गों से जोड़ती हैं। ये टॉपिक भी मैंने पहले करा दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको दोबारा देखने को मिल रहे हैं। जो जनपद सड़कें हैं, जिला सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने देखी होंगी तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है मुझसे पहले समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ग्रामीण सड़कों की भूमिका है। जो ग्रामीण सड़कें उनकी क्या भूमिका है? तो गांवों को गांवों से जोड़ने में। तो बिल्कुल सही है। ग्रामीण सड़कें आपने देखा होगा, आपके गांव तक कोई सड़क आ रही है, फिर वो दूसरे गांव तक भी जा रही होगी, वही तीसरे गांव तक भी जा रही होगी। तो इस तरीके से गांवों को गांव से जोड़ने में भी यूज़ है, गांवों को शहर से जोड़ने में भी। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव से एक शहर है 10 किलोमीटर दूर, तो मेरे गांव से जो सड़क जा रही है वो उस शहर तक जा रही है, तो गांव को शहर से जोड़ने में भी काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण सड़कें गांवों को गांवों से तथा गांव को शहर से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाती है और भारत के दूर दराज के स्थानों को जोड़ने में ग्रामीण सड़कें महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जब आप यात्रा कर रहे हैं या वाहन चला रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सदैव गति सीमा का पालन करें। तो बिल्कुल सही बात है भाई। एक लिमिट होती है रोड पे, आपने देखा भी होगा कि कहीं पर स्कूल है तो वहाँ पर कितनी लिमिट के अंदर आपको गाड़ी चलानी है। तो सदैव गति सीमा का पालन करें। दूसरा, सदैव सीट बेल्ट पहने, ये भी सही है। नशे की हालत में वाहन न चलाएं, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। यात्रा करते समय उपयुक्त विकल्प में दिए गए सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 35। वाहन चालक द्वारा इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको वैसे भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के सेंस में। अगर आप वाहन चलाते हो तो यही इंडिकेटर वाला क्वेश्चन है। उम्मीद तो ये है सभी को पता होगा, पर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इंडिकेटर राइट वाला दबा के वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। तो भाई जो वाहन है वो इंडिकेटर का प्रयोग कब करता है? तो दाएं बाएं मुड़ते समय करता है, बिल्कुल करता है। दाएं बाएं मुड़ते समय अगर उसे दाएं मुड़ना होगा तो भी इंडिकेटर का यूज़ करेगा, बाएं मुड़ना होगा तो भी इंडिकेटर का। लेन या पंक्ति बदलते समय बिल्कुल राइट आंसर। लेन पंक्ति का मतलब ये है अगर आप रोड पे चल रहे हो या फिर आप एक्सप्रेसवे पर चल रहे हो,
आप दूसरी लेन में चल रहे हो और आप चाहते हो तीसरी लेन में आना, तो भाई आपको इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। गाड़ी धीमी करते समय अगर आप गाड़ी धीमी कर रहे हो तो भी इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ेगा, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाहन चालक द्वारा इंडिकेटर का प्रयोग दाएं बाएं मुड़ते समय, लेन बदलते समय, गाड़ी धीमी करते समय तथा रुकने से पहले गाड़ी धीमी करते समय तथा रुकने से पहले किया जाना चाहिए। इससे यातायात दुर्घटना की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। यानी इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। अगर आप गाड़ी को रोकना भी चाहते हो तो भी इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, देश के सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़कों का योगदान है। तो ग्रामीण सड़कों का क्या योगदान है? ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में चीज़ें करा रखी हैं। तो लगभग 70% सड़कें जो हैं वो उनका योगदान है, यानी ग्रामीण सड़कों का योगदान है देश के सड़कों को नेटवर्क बनाने में। जो अपने देश में सड़कों का नेटवर्क है तो उसमें 70% सड़कें तो ऐसी हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो किसका निर्माण किया जाता है? ग्रामीण सड़क का किया जाएगा, जिला सड़क का, राष्ट्रीय राजमार्ग या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग का। आपने क्वेश्चन देखे होंगे क्या ऐसा उपयुक्त सभी आ जाता है तो आदमी सभी लगा देता, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे उपयुक्त सभी यूज नहीं होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उन्हें कौन बनाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, देखरेख तथा उन्नयन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 38, सीमांत सड़कों का निर्माण कौन करता है? तो सीमांत सड़कों का निर्माण, देखिए सीमांत सड़कें वो होती हैं जो देश के बॉर्डर पर बनाई जाती हैं। जो अपना देश है भारत, इसके बॉर्डर पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उन्हें कौन बनाता है? क्या जिला परिषद बनाएगा? क्या जिला राजमार्ग प्राधिकरण? क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहीं बनाएगा दोस्तों? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो बॉर्डर पर सड़कें होती हैं उन्हें नहीं बनाता है। उन्हें जो बनाता है वो बनाता है BRO। BRO की फुल फॉर्म होती है सीमा सड़क संगठन, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सीमा सड़क संगठन जो है ये रोड बनाता है बॉर्डर पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सीमांत सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जाता है और सामरिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से सीमावर्ती सड़कें महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं क्योंकि हमारी मिलिट्री के लिए वो सड़कें बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सीमा सड़क संगठन BRO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्योंकि ये सीमा पर सड़कें बनाता है, हमारी मिलिट्री के लिए सड़कें बनाता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही ये आता है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्रवत पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। क्वेश्चन नंबर 40, यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहन जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें नहीं होती हैं, इनकी एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति तय की गई है। तो 120 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए, बेसिकली बात की गई है, इसमें गाड़ी की बात की गई है। जो बोलेरो है, स्कॉर्पियो, ये गाड़ियाँ होती हैं। आप एक्सप्रेसवे पर अगर इन गाड़ियों को चला रहे हो तो अधिकतम कितनी स्पीड रख सकते हो? तो भाई अधिकतम जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख सकते हो। एम श्रेणी के वाहन, एम श्रेणी का मतलब मीडियम श्रेणी के वाहन जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें नहीं होती, ऐसे वाहनों के लिए एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर पर आवर की घंटा की अधिकतम गति तय की गई है। यानी आप 120 की स्पीड से अपनी जो गाड़ी है वो चला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन 9 या अधिक सीटें होती हैं। इनके लिए एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति निर्धारित है। तो अधिकतम गति निर्धारित कितनी है? तो 100 किलोमीटर पर आवर।
इसमें बेसिकली जो चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, यानी मोटर वाहन 9 या अधिक सीटें होती हैं और ये एक्सप्रेस वे पर अधिकतम गति निर्धारित की गई है, यात्रियों को ले जाने वाली चीज़ों से संबंधित है। तो इसमें जो मैक्स होती हैं, आपने देखा होगा मैक्स में कितनी सवारी बैठ जाती हैं। जो मिनी बस होती हैं तो भाई वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं। तो यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन जिसमें चालक की सीट के अलावा 9 या अधिक सीटें होती हैं, अर्थात M2 व M3 श्रेणी के वाहन के लिए एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, माल ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों हेतु एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा निर्धारित है। तो 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो ट्रक वगैरह चलते हैं, जो सामान ढोने का काम करते हैं, जो माल ढोने का काम करते हैं, तो बेसिकली आप समझ सकते हो जो ट्रक होते हैं या कुछ भी माल ढो रहे हैं, दूध वगैरह है, वो टैंकर वगैरह होते हैं, तो भाई वो एक्सप्रेसवे पर जो अधिकतम उनकी गति सीमा निर्धारित की गई है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। चलाने को तो आप कितना भी चला लो, ज़्यादा चलाओगे तो हो सकता है चालान हो जाए। आज के समय में आपको पता है क्या एक्सप्रेसवे पर जो है कैमरों का यूज़ किया गया है, उनकी मदद से वो चालान कर देंगे अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलाओगे। तो जो एक निर्धारित जो है दूरी दे रखी है यानी चाल दे रखी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर अब माल ढोने वाला कोई वाहन चलता है ट्रक वगैरह तो 80 की स्पीड से चला सकते हैं। माल ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन अर्थात सभी N श्रेणी के वाहन हेतु एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। दोस्तों उम्मीद तो ये है कि जो भी ये क्लास आप देख रहे हो भाई इस क्लास को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं। आप जो देखते हो वहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे और आपने पढ़ रखी हैं चीज़ें तो भाई आप कर जाओगे बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई? तो 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है। देखिए वर्ष 2021 के सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यह प्रवृत्ति कई वर्षों से बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के 2021 के आंकड़ों के अनुसार नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं में 1.5 लाख मौतें हुई हैं। इसके अलावा ये 1.9 गलत है। इसके अलावा सड़क पर लगभग 90% मौतें जो हैं तेज गति, ओवरटेकिंग और खतरनाक ड्राइविंग के कारण हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2019 के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत शीर्ष 20 देशों में पहले स्थान पर है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी जो टॉप के 20 देश हैं उनमें भी टॉप पर भारत है सड़क दुर्घटनाओं के मामले में वर्ल्ड बैंक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक 44वां क्वेश्चन है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत सड़क दुर्घटना के मामले में शीर्ष देशों की सूची में कितने नंबर पर है? तो भाई पहले नंबर पर है। विश्व बैंक के 2019 के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामलों में शीर्ष 20 देशों में भारत पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में सड़क दुर्घटना में हर साल 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। यानी जो 1.5 लाख लोगों की मौतें होती हैं वो हर साल होती हैं सड़क दुर्घटना में। ये आंकड़ा निकल कर आया है, ये 2021 का। तभी तो भारत सरकार इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही है ताकि जो ये जो मौतें हैं, इतनी दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, कम से कम आधी पे तो सुई पहुंच जाए। इसी वजह से 2019 का अधिनियम आया था ताकि लोगों में भय बैठे, क्योंकि पेनल्टी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोगों में भय बैठेगा, कंट्रोल में गाड़ी चलाएंगे। हर तरीके से जो है भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये कोशिश कर रही है कि दुर्घटना जो है वो कम से कम हो सकें। और इसमें ध्यान हम लोगों को भी रखना है, जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना, ओवर स्पीड का ध्यान रखना है, आप वाहन को किस तरीके से चलाते हो, सीट बेल्ट का यूज़ कर रहे हो वो ध्यान रखना है। यानी कि सभी को मिलजुल कर इन चीज़ों पर काम करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। तभी जो ये आंकड़ा है, ये जो 1.5 लाख का आंकड़ा है,
ये ना के बराबर पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, देश के हर साल सड़क दुर्घटना से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर हर साल दुर्घटना होती है तो भाई जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसका जो है नुकसान ही होगा। तो प्रभाव ये पड़ेगा। इसी वजह से भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो फोकस करती है, वो कोशिश करती है कि जो दुर्घटनाएं वो बहुत कम हो। देश में लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटना से हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। विश्व बैंक के मुताबिक सड़क दुर्घटना से भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का करीब 3 से 5% तक नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 46, ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने के लिए सक्षम है? देखिए, जिला या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जिला कलेक्टर, जिला अदालत, नगर निगम। तो दोस्तों जिला या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ही डीएल को जारी कर सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए जिला या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को प्राधिकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, जब आप एक स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो कोई स्कूल है उसके पास आप अपनी गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? लगातार अपने हॉर्न बजाएं। तो भाई लगातार हॉर्न बजाने से क्या फ़ायदा होगा? अपनी गति कम करे। तो गति कम करने वाली चीज़ तो समझ में आती है कि गति कम कर लेनी चाहिए अगर कोई स्कूल है। तेज़ी से क्षेत्र छोड़ने के लिए तेज़ वाहन चलाएं तो बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी। और तेज़ चलाओगे वहाँ पर तो दुर्घटना होने के चांस हो जाएंगे। उपयुक्त में से सभी तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला वाला भी गलत है। स्कूल के पास गाड़ी चलाते समय अपनी गति धीमी कर लेनी चाहिए, न कि तेज वाहन चलाएं या लगातार हॉर्न बजाएं। हॉर्न बजाने चाहिए पर लगातार हॉर्न नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि हॉर्न बजाने से और वाहन तेज चला रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे दुर्घटना होगी। तो अपनी गति को कंट्रोल में करें, गति को कम करें अगर आप स्कूल के पास में पहुंचते हो गाड़ी चलाते हुए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? तो भाई किस प्रकार के वाहनों के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए? एक्सप्रेस बसों के लिए नहीं भाई। एक्सप्रेस बसों के लिए अगर बाधा मुक्त करवाओगे तो सवारी कैसे बैठेंगी? सवारी ऐसा थोड़ी है कि वो कहीं पे भी मिल जाएंगी, उनका भी अड्डा होता है और जहाँ पर बस अड्डा होता है वहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। तो एक्सप्रेस बसें गलत हो जाएगा। पुलिस के वाहन के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो तो खुद देखना होता है कि भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ई रिक्शा अगर भीड़ भाड़ में नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस, ये सही हो जाएगा। जो फायर सर्विस वाहन है और एम्बुलेंस है ये भाई इन्हें बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यानी ये जिस मार्ग पर चलें वहाँ पर कोई बाधा ना बने। तो फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, आप रात के समय एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, सामने किसी अन्य वाहन को देखेंगे तो आप क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने हेडलाइट्स को बंद कर देंगे। भाई अपनी हेडलाइट्स को क्यों बंद करोगे? उससे तो आपको नुकसान होगा, आप कैसे देख पाओगे आगे? तो आप अपना वाहन नहीं चला पाओगे, गलत हो जाएगा। उच्च बीम या हेडलाइट को चालू कर देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि उच्च बीम या हेडलाइट को चालू करने से सामने से जो वाहन आ रहा है उसे दिक्कत होगी। लो बीम या हेडलाइट को चालू करेंगे, ये सही हो जाएगा। क्या लो बीम हेडलाइट को चालू करेंगे? हॉर्न को तेज बजाएंगे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रात को गाड़ी चलाते समय सामने किसी अन्य वाहन को देखने पर लो बीम हेडलाइट को चालू करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। तो वाहन को ओवरटेक किस तरफ से कर सकते हैं? वाहन के बाईं ओर से, ये गलत है। वाहन के दाईं ओर से राइट है। वाहन को रोक कर तो ओवरटेक ही नहीं होगा। उपयुक्त में से ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, किसी वाहन को ओवरटेक वाहन के दाईं ओर से किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी ऐसा किया जाना चाहिए जब सामने दूर तक साफ दिखाई दे रहा हो। यानी सामने दूर तक साफ दिखाई दे रहा हो, ऐसा हो कि कोई वाहन सामने से ना आ रहा हो, तो आप वाहन के दाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हो वाहन को। ओवरटेक का मतलब ये होता है आपका जो वाहन है उस वाहन से पीछे है और आप चाहते हो आगे निकलना, तो हमेशा वाहन के दाईं ओर से निकलें और ये जो है सुनिश्चित करें कि सामने से कोई वाहन ना आ रहा हो। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके थे।
आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना।